गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों लोग खड़े थे, तो कहा गया कि सबसे पहले पैर किसका छुआ जाए, तो किसी ने कहा सबसे पहले पैर गुरु का छुआ जाए। तो गुरु तो भगवान से भी बड़ा हुआ ना। तो क्या सारी दुनिया पागल है जो सब कुछ भगवान से मांगे जा रही है? उसकी सारी आस्था भगवान से है, वह गुरु से क्यों नहीं मांगती? क्योंकि गुरु अपने शिष्य को इतना कमज़ोर कभी नहीं बनाता कि तुम्हें दुनिया में किसी व्यक्ति से कुछ मांगने की आवश्यकता पड़े। तुम खुद इस देश के भविष्य हो। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। दोस्तों, हमारे भारत जैसे देश में पढ़ाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, परंतु एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक, एक गुरु और एक छात्र की कमी है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर सहनशील, धैर्य और सीखने की कुछ चाहत है ना, तो गुरु गुरु द्रोणाचार्य जैसे और एकलव्य जैसे कहानी आज भी भारतीय इतिहास में दर्ज है। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम आध्यात्म में चले जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर शिक्षा को लेकर साधन का भाव है, तो कहीं ना कहीं आप साध्य से भटक जाएंगे और एक सही दृष्टिकोण, एक सही अप्रोच अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। क्योंकि आप देखिए कि जीवन में जितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो किसी न किसी व्यक्ति की कही हुई बातों को पढ़ते हैं, न कि आप कुछ अलग से रिसर्च करके अपनी बातों को दुनिया के सामने रखते हैं। वो भी समय आता है, बट वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए निरंतर आपको डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पीसीएस मेंस में सामान्य हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे। वैसे थोड़ा क्लास मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ आपसे। जैसे ये थोड़ा सा बड़ी एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी, यूपी पीसीएस, ये थोड़े से बड़े एग्जाम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूट्यूब पर या कहीं पर भी इस प्रकार से इसको लेकर माहौल क्रिएट किया गया है कि छात्र के अंदर तैयारी करने से पहले उसके अंदर एक डर भरा जाए। मतलब आप देखे होंगे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे पेड क्लासेस हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर को इतना मतलब कि डिले कर दिया जाता है, इतना उसको बोरिंग कर दिया जाता है। आपको लगने लगता है कि इस सिलेबस में जो भी वर्ड या जो भी शब्द अंकित हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि उसके अंदर तक जाके पढ़ना है। मैं कहता हूँ कि नथिंग इज़ द बेटर समथिंग। आप पहले बहुत में कुछ प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर बहुत की चाहत उस कुछ से शुरुआत हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको अपने अंदर खुद झाँक कर देखना है कि क्या वास्तव में मैं इसके कही हुई बातों को समझ पा रहा हूँ। अगर नहीं समझ पा रहा हूँ, तो अभी मुझे इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें हैं जिसको सीखने की आवश्यकता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, यूट्यूब। आप देखते होंगे यूट्यूब पर जब अध्यापक, अब चूँकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है। मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ा रहा है, उसको जो आता है वो वही पढ़ाता है, और आप क्या एक आलसी टाइप इंसान होते हुए कुर्सी पर बैठकर मोबाइल में क्लास चालू किए, लीड कान में लगाकर आराम से लाइब्रेरी में या घर पे बैठ के उसको देख रहे हो। जो कि ये एग्जाम इस प्रकार की चीज़ों से बिल्कुल चेतावनी देता है। चूँकि ये 3 स्टेज में बटा हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और ये तीनों अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। प्रीलिम्स मतलब आपके अंदर क्या तथ्यात्मक जानकारी है, मेंस मतलब क्या आप अपनी जितनी भी बातें आपने ग्रहण की उसको एक संक्षिप्त रूप में, जैसा कि आप लोग देखते होंगे मेंस में जो आंसर राइटिंग होता है उसमें 125 वर्ड और 150 वर्ड्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें एक ही पेपर में, जैसे मैं जिस पेपर फर्स्ट की बात करता हूँ, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, करंट अफेयर्स के जो पार्ट्स होते हैं, अब इतने सब्जेक्ट एक पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं और 10 क्वेश्चन 125 वर्ड में लिखने हैं, 10 क्वेश्चन 150 वर्ड में। अब आप इतनी सारी बातों को इतनी विवरण रूप में पढ़े हैं, आप उसको संक्षिप्त रूप में एज अ बेहतर परफॉर्म के साथ आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके व्यक्तित्व का पहचान हुआ। तो ये तो आपके मतलब लिखित रूप में व्यक्तित्व का पहचान हुआ, वास्तव में आपके अंदर क्या है। दूसरी, जो आपका इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार होता है दोस्तों, उसमें भी बहुत सारी बातें आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो आप एक समझ के साथ पढ़िए। यूट्यूब पर क्या होता है, आते ही टीचर इतनी भारी भरकम शब्दों के साथ उसका प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मैं प्रवीण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। मतलब वो आधा घंटा केवल स्वागत करते रह जाते हैं। विद्यार्थी को इतने गंभीर गंभीर शब्दों के साथ क्लास को दिया जाता है ताकि वो लेक्चर को कम समझे और उसके शब्दों पर ज़्यादा ध्यान दे। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, हमें शब्द का चयन उचित करना होगा, बट ऐसा भी नहीं क्लास होना चाहिए कि हमें ये लगे कि चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, तैयारी छोड़ो, अब हमें कवि बनना है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। मैं कहने का मतलब ये है कि तैयारी को आप जितना सरल बनाते हैं, जितना सहज बनाएंगे, आपके लिए उतना ही आसान होगा। अंततः केवल एक ही काम करना है, हमें बस किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। हमें विद्वान नहीं बनना है, क्या केवल किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस का एक मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसमें अच्छे खासे नंबर आप पढ़कर उठा सकते हैं। और मैं इस वीडियो के फर्स्ट में ही बोल दे रहा हूँ कि ये यूट्यूब की ऐतिहासिक वीडियो होगी। आप कहीं पर भी उठाकर देख लेना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये यूट्यूब की ऐतिहासिक वीडियो होगी दोस्तों। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आज तक अपलोड नहीं हुआ होगा कि एक कंप्लीट वीडियो में जनरल हिंदी का संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, और ना ही कंटेंट बल्कि एक बेहतर लेक्चर के दौरान। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले आप सभी इस बात को लेकर जानते होंगे कि इसका पेपर जो है 3 घंटे का होता है। ठीक है, इसका पेपर क्या 3 घंटे का होता है। इसमें टोटल अंक 150 का होता है। ठीक है, अर्थात 150 नंबर का ये प्रश्न होता है, पेपर होता है। 3 घंटे इसमें आपको समय दिया जाता है। और थोड़ा सा हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को जानते होंगे, इसमें टोटल 8 प्रश्न आते हैं। पहले प्रश्न में, अर्थात जो पहला प्रश्न होता है गद्यांश से, 2 गद्यांश आपके आते हैं। ठीक है, 2 गद्यांश टोटल 60 नंबर के होते हैं। पहला गद्यांश 30 नंबर का, दूसरा गद्यांश 30 नंबर का, और प्रत्येक गद्यांश में 3-3 प्रश्न होते हैं, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, गद्यांश में पूछा क्या जा सकता है, या तो भावार्थ पूछा जा सकता है, या फिर उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, या गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, गद्यांश की व्याख्या करिए, गद्यांश का संक्षेपण बताइए, या उसका सारांश करने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न में आप ध्यान रखिएगा क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। गद्यांश 2 आते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना। टोटल 60 अंक के होते हैं, और प्रत्येक गद्यांश 30 अंक के होते हैं। 3-3 प्रश्न होते हैं प्रत्येक गद्यांश में। भावार्थ, प्रश्न, शीर्षक, व्याख्या, संक्षेपण और सारांश आपसे
से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है उसमें पत्र से संबंधित होता है। तो ध्यान रखना, इसमें पत्र से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 10-10 नंबर के होते हैं, अर्थात पत्र से टोटल 20 नंबर के प्रश्न आते हैं दोस्तों। इसको ध्यान रखना, पत्र से तो टोटल 20 नंबर के आते हैं। पत्र में अगर हम बात करें तो सरकारी या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, तारलेखन, कार्यालयीय आदेश या आदेश पत्र, अधिसूचना या विज्ञप्ति, परिपत्र या अनुस्मारक। दोस्तों ध्यान रखना, इस पत्र से संबंधित या तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, या पत्र का प्रारूप पूछा जा सकता है, या उदाहरण या विशेषता या फिर महत्व। अभी हम केवल सिलेबस को देख रहे हैं, ना कि सिलेबस के साथ हम प्रश्नों को टच कर रहे हैं। नहीं, अभी केवल सिलेबस को दिखा रहा हूँ ताकि ये पता हो कि जनरल हिंदी में वास्तव में होता क्या है। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रश्नों की प्रकृति के सिलेबस से मैच कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। तो देख सकते हैं इतनी चीज़ें प्रश्न नंबर 2 में आपसे पत्र से संबंधित पूछी जाती हैं। जो तीसरा प्रश्न होता है वो होता है विलोम से। ठीक है, सॉरी, जो चौथा प्रश्न होता है वो होता है आपका विलोम से। चूंकि विलोम 10 विलोम आते हैं और 10 अंक के, अर्थात प्रत्येक विलोम 1 अंक के निर्धारित होते हैं, अर्थात 10 विलोम आते हैं 10 नंबर के। फिर जो 5वां नंबर है वो है आपका उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, तो 5 उपसर्ग आता है, 5 प्रत्यय 5-5 अंक के, अर्थात प्रत्येक उपसर्ग और प्रत्यय 1-1 अंक के। 6वां प्रश्न है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि 5 प्रश्न होते हैं और 10 अंक के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। 7वां प्रश्न है वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि, तो 5-5 प्रश्न आते हैं और 5-5 नंबर के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। फिर 8वां प्रश्न है लोकोक्ति और मुहावरा, जो कि 10 प्रश्न होते हैं और 30 अंक के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न आपके होंगे दोस्तों 3 अंक के। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 8 प्रश्न आपसे यूपी पीसीएस मेंस सामान्य हिंदी में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं अंक भी आपको ऐड करके दिखा दे रहा हूँ कि टोटल 150 अंक आ रहे हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश में आपके 60 नंबर हो गए, पत्र में आपके 20 नंबर अर्थात 80 नंबर हो गए आपके, विलोम में आपके 10 नंबर 90 नंबर हो गए। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय में 10 नंबर 100 नंबर हो गए। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपका 10 नंबर, तो 110 नंबर हो गया। बाकी वाक्य शुद्धि वर्तनी शुद्धि 120 नंबर, और यहाँ पर देख सकते हैं मुहावरा लोकोक्ति 30 नंबर, अर्थात 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होता है। टोटल 3 घंटे का समय दिया जाता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं। ये आप नोट्स मत बनाइएगा, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में डिटेल बताना चाहूँगा आपको। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर यूपी पीसीएस मेंस सामान्य हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स जो है ये सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि अभी चूंकि वीडियो बहुत लंबा होगा तो उतारना थोड़ा सा आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके उतार भी रहे हैं तो फिर ये आपके लिए टाइम थोड़ा सा टेकिंग हो सकता है। बट आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने यहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स की सीरीज को चलाया, जो कि 49 रुपीज़ में आपको दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसके नोट्स को ज़रूर लीजिए और इसका प्रिंट निकलवा कर स्पायरल फॉर्म में कर लीजिएगा। आपको संपूर्ण जो है पाठ्यक्रम के अनुसार ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप खुद ही देखेंगे तो आप फील करेंगे, बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं बेसिकली। तो अभी तक हम लोग ने सिलेबस की बात की, अब हम लोग देखते हैं कि 2023 में जो प्रश्न पत्र आया था क्या वो सिलेबस से बेसिकली मैच कर रहा है। तो मैंने बताया कि जो पहला प्रश्न होता है गद्यांश से संबंधित, और उसमें टोटल 2 प्रश्न आते हैं, अर्थात 2 गद्यांश आते हैं और प्रत्येक गद्यांश से 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला गद्यांश है, और जो पहला गद्यांश है इसमें देख सकते हैं ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो 3 ये प्रश्न पूछे गए पहले गद्यांश से। तो देख सकते हैं गद्यांश में बेसिकली क्या पूछा जा सकता है, या तो गद्य काल से पूछा जा सकता है, या तो फिर गद्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, या गद्यांश की व्याख्या। तो व्याख्या हमेशा 20 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखना इसको। उसके बाद प्रश्न से संबंधित अर्थात उससे संबंधित जो प्रश्न होता है 5 नंबर का, और गद्यांश में गद्य का आशय क्या होता है ये 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो गद्यांश है उसी तरह से है, दूसरा गद्यांश भी इसमें 3 प्रश्न आता है, और तीनों में या तो उचित शीर्षक पूछा जा सकता है, या तो उस गद्यांश से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर संक्षेपण या व्याख्या पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो गद्यांश से संबंधित ये 2023 का प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इससे संबंधित कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर दूसरा जो प्रश्न था, अर्थात जो दूसरे नंबर पे था तीसरा प्रश्न, वो आपका जो है कह सकते हैं 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं 10-10 नंबर के। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अंक निर्धारित है, 10-10 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखे। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण दो। ठीक है, विवरण हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 2 प्रश्न पत्र से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जो कि 10-10 नंबर के होते हैं। टोटल 20 नंबर के पत्र पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है विलोम से संबंधित। देख सकते हैं टोटल 10 विलोम है और प्रत्येक विलोम 1-1 अंक के, अर्थात 10 नंबर के विलोम आपसे पूछे जा सकते हैं। 5वां प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग से और प्रत्यय से, तो 5-5 अंक के। ठीक है दोस्तों, ये 5-5 अंक के टोटल 10 अंक के 5वां प्रश्न पत्र होता है। 6वां आपका होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो 6वां है वो है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर देख सकते हैं अनिश्चित आजीविका बच्चों से लेकर बुन तक। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है पूछा जाता है। तो ये टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। 5 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। फिर 7वां प्रश्न आप देख सकते हैं उसी प्रकार से है। 7वां प्रश्न किससे संबंधित होता है, तो याद रखिएगा वाक्य शुद्धि और वर्तनी से। तो जो 5 प्रश्न होता है वाक्य शुद्धि से और 5 प्रश्न वर्तनी से संबंधित होता है, जो कि 5-5 अंक का पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 8वां नंबर जो लास्ट प्रश्न पूछा जाता है लोकोक्ति और मुहावरों से, जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है दोस्तों। इसको ध्यान रखना, और ये टोटल 10 नंबर का 30 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा 2023 के प्रश्न पत्र को कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जो बताया सारी चीज़ें यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक व्यक्तिगत सलाह देना चाहूँगा कि आप इसका ठीक है इसी प्रकार से आप इसको जब स्पायरल में निकलवाइएगा तो ये आपको इसी प्रकार से रखना है, और ये जो सिलेबस का एक प्रारूप है आपको इसको बार-बार दोहराना है, ताकि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो आपके मन में बिल्कुल फिट हो जाए। उसके बाद ये पीडीएफ जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों ना, क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे ना, अभी मैं पत्र फिर गद्यांश से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो उससे संबंधित जब मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा तो आप वास्तव में फील करोगे कि मुझे उतारना बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पीडीएफ को बहुत मेहनत से ऐड किया है बीच-बीच में। जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वहाँ पर मैं किसी भी रिसोर्स के माध्यम से उसको ऐड किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसका पीडीएफ अवश्य लें और निकलवाएं जरूर। ठीक है, उसके बाद फिर उसी प्रकार हम लोग 2022 के प्रश्न पत्र को देख लें तो जस्ट वैसे ही है जैसा कि मैंने देखा। देख सकते हैं यहाँ पर भी गद्यांश पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित 3 प्रश्न यहाँ
पर भी देख सकते हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा गद्यांश, इससे संबंधित 3 प्रश्न, फिर उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है इससे संबंधित जो है 2 प्रश्न पत्र, जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इससे तो कहेंगे पत्र से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न विलोम से, पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं उपसर्ग प्रत्यय से, छठवां प्रश्न आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न है वाक्य को शुद्ध करना और वर्तनी को शुद्ध करना। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं क ख करके दिया है। फिर आठवां प्रश्न है लोकोक्ति और मुहावरा, ये 2022 का रहा। फिर उसी प्रकार 2000 हम लोग 21 का देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 2021 का ये प्रश्न पत्र है। और 2021 के प्रश्न पत्र में बेसिकली वैसा ही है, इसमें भी 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, प्रत्येक गद्यांश में 3-3 प्रश्न होते हैं, व्याख्या के लिए 20 नंबर दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न पत्र से होता है, तीसरा प्रश्न विलोम से होता है, पांचवा प्रश्न आपका उपसर्ग प्रत्यय से होता है, छठवां प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और सातवां प्रश्न आपका वाक्यों के लिए शुद्धि या वर्तनी आपका होता है, और जो आठवां प्रश्न होता है वो आपका लोकोक्ति एवं मुहावरा से होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर आप देख सकते हैं 2019 का ये प्रश्न है। ठीक है, 2019 का ये प्रश्न है, 2019 का भी बिल्कुल वैसे ही इसका प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न 3 प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न है उसमें भी क ख ग करके जो है पत्र के बारे में पूछा गया है। फिर चौथा प्रश्न विलोम से, पांचवा प्रश्न, यहाँ पर चौथा प्रश्न कोई बात नहीं, उपसर्ग प्रत्यय से दे दिया है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका दे दिया है विलोम से, छठवां प्रश्न आपका वाक्य शुद्धि के लिए और वर्तनी शुद्धि के लिए दिया गया है, सातवां प्रश्न आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, और आठवां शब्द आपका लोकोक्ति मुहावरा से संबंधित होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए टोटल हम लोगों ने अभी तक 2023 से लेकर 2019 तक के प्रश्न पत्रों की चर्चा की। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेबस आपको बताया, थोड़ा सा मैं सिलेबस दिखाना चाहूँगा। जैसे देख सकते हैं मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल ये दिखाने का प्रयास किया कि जो सिलेबस मैंने बताया बेसिकली ऑफिशियल प्रश्न पत्र के माध्यम से मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया कि वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पहले प्रीवियस ईयर को प्रश्नों को मैंने सब सारे के सारे, ऐसा एक भी नहीं, हाँ 2018 का यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आप उसको देख सकते हैं। आइडिया मैंने जैसे बताया, केवल आप देखिए सिलेबस देखिए फिर प्रश्न पत्र देखिए, बहुत कम समय में, चूंकि ये अनुभव है ना, तो अनुभव अगर आपके पास तक जा रहा है तो उसकी कदर करिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग गद्यांश के बारे में बातचीत करते हैं। जैसा कि मैंने सिलेबस डिस्कस के दौरान बताया कि गद्यांश टोटल 2 पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, प्रत्येक गद्यांश 30-30 नंबर के होते हैं। उन गद्यांशों में 3-3 प्रश्न होता है, टोटल 60 नंबर के गद्यांश पूछे जाते हैं। और उस गद्यांश से संबंधित या तो आपसे भावार्थ पूछा जा सकता है, या तो उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो उस गद्यांश का शीर्षक पूछा जा सकता है, या फिर उसी गद्यांश में किसी एक भाग को रेखांकित करके उस भाग का व्याख्या आपसे पूछा जा सकता है, उस गद्यांश से संबंधित संक्षेपण पूछा जा सकता है, या फिर उस गद्यांश का आपसे सारांश पूछा जा सकता है। तो गद्यांश में हमें इतना काम करना होगा, अर्थात ये जो है गद्यांश का अपना टोटल निचोड़ रहा। अब गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम इन सारे कीवर्ड को समझेंगे। चूंकि प्रश्न जो है इन्हीं को केंद्र में रख के पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि इन सबका सटीक मतलब क्या होता है। जब तक हम इन सबका सटीक मतलब नहीं समझ लेते, तब तक गद्यांश के लिए प्रैक्टिस करना या फिर गद्यांश को हमें पढ़ना एक तरीके से मूर्खता होगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्याख्या क्या होता है, व्याख्या का सही समझ क्या होता है, भावार्थ क्या होता है, भावार्थ कहते किसे हैं, भावार्थ और व्याख्या में क्या अंतर है, संक्षेपण किसे कहते हैं, संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर है, शीर्षक किसे कहते हैं, शीर्षक हमें लिखना कैसे है, ये सब तमाम बातें जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को अगर पढ़ लें, हम कितना भी प्रैक्टिस कर लें, वास्तव में आप यकीन माना दोस्त, उत्तर तो आप लिख लोगे, इसमें कोई शक नहीं, उत्तर तो आप बहुत बेहतर लिख लोगे, लेकिन कहते हैं कि सेलेक्ट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो इसको मानकर चलना दोस्त, मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको इन सबको चीज़ को समझना होगा। और यूट्यूब का ये पहला क्लास होगा जो ऐतिहासिक क्लास होगा कि इतना बारीकी कॉन्सेप्ट के साथ, इतनी अच्छे कंटेंट के साथ आपको लेक्चर प्रोवाइड की जा रही है, वो भी फ्री में। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गद्यांश से संबंधित व्याख्या किसे कहते हैं। ठीक है, व्याख्या के जितने भी की पॉइंट, जितने भी कंसेप्ट है, सबसे पहले हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए व्याख्या किसका हम लोग करते हैं, तो कहेंगे गद्यांश का, और गद्यांश में संबंधित कुछ ऐसे भाग होंगे जो हमें प्रश्न के दिशा निर्देश के अनुसार करना होगा। तो गद्यांश सबसे पहले किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, सबसे पहले गद्यांश को समझिए। गद्यांश जो है वो शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी गद्य का अंश, ठीक है, वो पूरा गद्यांश नहीं है, वो क्या है, किसी भी गद्य का क्या है, अंश है। तो एक तो हमें अधूरी जानकारी दी जा रही है। ठीक है, आप सबसे पहले समझिए कि एक तो हमें क्या अधूरी जानकारी दी जा रही है, और उस अधूरी जानकारी से हमें पूर्ण रूप से प्रश्न पूछा जाना है। तो हमें उसका उत्तर देना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग हो, जब तक हम लोग गद्यांश के सही अर्थों को नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी आप गद्यांश से संबंधित व्याख्या करेंगे तो सामान्य सी बात है कि गद्यांश के किसी न किसी भाग का व्याख्या करेंगे। तो किसी भाग का व्याख्या करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिना गद्यांश पढ़े आप व्याख्या कर लेंगे। भाई गद्यांश को पढ़ेंगे, उसकी कही हुई बात को आप समझेंगे, तब ना व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे। तो पढ़ते समय सबसे पहले हमें गद्यांश में किन किन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, हमें किन किन बातों को ध्यान में रखकर हमें गद्यांश को पढ़ना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्याख्या या उससे संबंधित जो प्रश्न होता है, सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हमें गद्यांश को पढ़ना चाहिए। बेशक आप कर सकते हैं ऐसा, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूपी पीसीएस में ऐसा करना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि प्रश्न केवल एक ही पूछा जाएगा, और उसमें क्या होता है कि शीर्षक या भावार्थ या व्याख्या करना होता है, तो ये थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा ठीक नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप गद्यांश पढ़े तो ध्यान में रखना कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि गद्यांश के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, अर्थात गद्यांश के अनुरूप हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, क्या हमें एक भी ऐसा विचार, एक भी ऐसा तर्क नहीं होगा जो अपने से ऐड करना होगा किसी भी गद्यांश से संबंधित उत्तर में। ठीक है, तो याद रखना, अपठित गद्यांश के जब भी हम उत्तर देंगे तो उसमें अपने से कोई चीज़ नहीं ऐड करेंगे, इसको आप सबसे पहले नोट कर लो। ठीक है, अब गद्यांश पढ़ते समय हमें ये जरूर ध्यान में रखना होना चाहिए कि लेखक उस गद्यांश में क्या भाव दिखाना चाहता है, लेखक के क्या विचार हैं, लेखक के दृष्टिकोण क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, वास्तव में लेखक इस गद्यांश को किस पर्पज से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये जब हम चीज़ अर्थात उनकी कही हुई बातों को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो सामान्य सी बातें कहीं ना कहीं हम इस गद्यांश से संबंधित व्याख्या करने में थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे दोस्तों। अभी तो ये केवल पढ़ते समय क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में बातचीत किया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं कि गद्यांश के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है।
जैसे क्या होता है, आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, अगर नहीं देखा तो मैं भी दिखाऊंगा आपको। उसमें क्या होता है, जैसे ऐसा नहीं होता कि जैसे 10वीं 12वीं में क्या होता है कि पूरे जो है खंड का एक तरीके से रेखांकित कर दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक ही भाग को रेखांकित कर दिया जाता है और कहा जाता है कि रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। ये 10वीं 12वीं में सब लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग खंडों की व्याख्या की जाती है। जैसे यहाँ शुरू से किया तो यहाँ तक व्याख्या कर दी, फिर यहाँ से शुरू किया तो फिर इसे व्याख्या करके फिर यहाँ पर खत्म कर दिया, फिर यहाँ से शुरू किया यहाँ पर खत्म कर दिया। तो देखेंगे यूपीपीसीएस में क्या होता है कि अलग अलग खंड में अलग अलग खंड को रेखांकित किया जाता है। तो बेसिकली प्रश्न एक ही लाइन में होता है, आप देखेंगे एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि उपर्युक्त रेखांकित भाग की व्याख्या करिए, ठीक है। तो क्या करते हैं विद्यार्थी, कई बार वो मिस्टेक कहाँ पर करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं। सपोज करिए प्रश्न नंबर पहले में आपको गद्यांश से संबंधित प्रश्न करना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का क डालते हैं और यहाँ पर व्याख्या डालकर वो लोग व्याख्या करना प्रारंभ कर देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है। हो सकता है आपको नंबर दिया ही नहीं जाए, क्योंकि आपको जब तरीका नहीं पता है तो शिक्षक की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आप तरीका सीखिए, सब करना कैसे आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि अलग अलग रेखांकित पंक्ति की अलग अलग व्याख्या करनी है। नहीं समझ पाए, मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे अब ये यहाँ से ये वाला जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से यहाँ तक रेखांकित भाग की आपको व्याख्या करनी है, तो आप क्या करोगे, ये जो शुरू का 2 शब्द है और ये जो अंत का 2 शब्द है, इसको आप उठाओगे और यहाँ पर शुरू के जो 2 शब्द है उसको लिखोगे और ये जो अंत के 2 शब्द है इसको लिखोगे, ठीक है। आप पहले शुरू के खंड के रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करने जा रहे हैं और इसके शुरू के 2 वर्ड को उठाओगे, यहाँ पर लिखोगे शुरू में, और अंत के 2 वर्ड को उठाओगे, यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। और ये सब आपको करना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का व्याख्या बस यहीं पर व्याख्या लिखना है बीच में, और कहीं पर भी नहीं लिखना है। और उसके बाद पहले जब खंड का व्याख्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जो शुरू के 2 अक्षर होंगे और लास्ट के 2 अक्षर यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद इसकी व्याख्या करने के बाद ही आपको फिर से अब दूसरे वाले का ये जो 2 वर्ड उठाना है और यहाँ से 2 वर्ड लास्ट से उठाना है और यहाँ पर 2 वर्ड लिखना है शुरू वाला और 2 वर्ड यहाँ पर लास्ट वाला लिखना है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जब आप तीसरे की व्याख्या करेंगे तो इसका पहला 2 शब्द उठाएंगे और इसका लास्ट का 2 शब्द उठाएंगे और यहाँ पर जो है शुरू का 2 शब्द ऐड कर देंगे और यहाँ पर लास्ट का 2 शब्द ऐड कर देंगे। तो ये जो है पहले आप इसका प्रारूप बनाइए, उसके बाद इसकी व्याख्या करने के बाद फिर दूसरे वाले का प्रारूप बनाइए, इसकी व्याख्या करिए, फिर इसका प्रारूप बनाने के बाद इसकी व्याख्या करिए। तो यहाँ पर व्याख्या केवल आपने एक ही शब्द लिखा, बट यहाँ पर आपने तीनों खंड की व्याख्या कर दी है। ये सही तरीका होता है, इसको करना ऐसा जो है मुझे लगता है उचित होता है, एक तरीके से स्मार्टनेस प्रेजेंटेशन होता है। तो ये हुई कि व्याख्या को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि शब्द सीमा कैसी होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं 4 से 5 गुना जो है हमें व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे मानिए कि सत्य ही ईश्वर है, अगर हमें इसकी व्याख्या करनी हो तो टोटल कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 4 शब्द हैं, और 4 शब्द में अगर हम 5 गुना करें तो 20 शब्द हुए। तो क्या सत्य ही शिव की अगर हम व्याख्या करें तो क्या केवल 20 शब्द में व्याख्या हो जाएगा? नहीं ना। तो ध्यान रखना व्याख्या हमें करनी है, इसलिए व्याख्या पर्याप्त होनी चाहिए। क्या वो लेखक जो जिस पंक्ति की व्याख्या पूछा जा रहा है आपसे, जिस रेखांकित पंक्ति की व्याख्या आपसे पूछी जा रही है, आप जो है परीक्षक को सेटिस्फाइड कर ले जाए, अर्थात आपको लगे कि नहीं हमने बेहतर लिख दिया है, तो जो है व्याख्या आपकी परिपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर कोई शब्दों का बाध्यता नहीं होता। हाँ इतना भी होता है कि आप इतना नहीं ज़्यादा लिख दें कि फिर अदर प्रश्न आपसे छूट जाए, या फिर इतना कम नहीं लिखना है कि परीक्षक को ये लगे कि आलसी टाइप का स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतने ध्यान में रखना है कि आपको पर्याप्त शब्द पर्याप्त जो है व्याख्या करनी है। ये इतनी बातें हम लोग व्याख्या के लिए जान चुके हैं, ठीक है। तो व्याख्या के लिए क्या क्या करना है ये मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। याद रखना व्याख्या के लिए आपको क्या क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज़ और अपने से ऐड करना है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये बाध्य नहीं है आपके लिए। जैसे क्या होता है, जिस पंक्ति की आप व्याख्या किए हैं उससे संबंधित आप कोई अगर शब्द देख रहे हैं जो कि इस व्याख्या का या इस रेखांकित भाग का एक महत्वपूर्ण शब्द है, तो आप यहाँ पर शब्द और उसके अर्थ को लिख सकते हैं, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि नहीं विद्यार्थी इस व्याख्या की कही हुई बात को या इस व्याख्या की अंडरस्टैंडिंग वो अच्छी तरीके से कर लिया है, ठीक है। तो ये अपने से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बाध्य नहीं है। ध्यान रखना व्याख्या में क्या क्या काम करना है हमको। एक तो हमें ध्यान रखना कि पढ़ते समय लेखक के भाव को समझना है, ठीक है, उसके विचार को समझना है, उसके दृष्टिकोण और उसके मन स्थिति को हमें समझना होगा, और अलग अलग पंक्तियों की व्याख्या हमें अलग अलग करनी होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों। तो ये जो है व्याख्या से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब दूसरा जो टर्म है वो है शीर्षक चयन। वास्तव में हम शीर्षक चयन किसे कहते हैं? तो देखिए शीर्षक सबसे पहले हम समझते हैं कि शीर्षक होता क्या है। तो शीर्षक को जब हम लोग अलग करते हैं तो शीर्ष धन अक, ये जो अक है ये प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो अक क्या है? प्रत्यय। शीर्ष मतलब ऊपर। तो ध्यान रखना शीर्षक क्या होता है? शीर्षक किसी भी गद्य के सबसे ऊपर होता है। इसको ध्यान रखना, क्या शीर्षक जो होता है किसी भी गद्य के ऊपर होता है। और इस बात को नोट कर लेना कि शीर्षक जो है 1 से 4 से 5 शब्दों में होना चाहिए। क्या 1 से 4 से 5 शब्दों में होना चाहिए। गद्यांश का सारगर्भित शब्द जो होता है वही कहलाता है शीर्षक। अर्थात ये एक कंसेप्ट अर्थात आपकी समझ के लिए है कि शीर्षक क्या होता है। तो कहीं गद्यांश का जो सारगर्भित शब्द होता है वही आपका शीर्षक होता है। अब यहाँ पर मैंने एक नोट लिख दिया अपने आप को बचाने के लिए कि यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, बट बहुत सारी बातें थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे एक शीर्षक है भूकंप। तो भूकंप के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भूकंप कहते किसे हैं, भूकंप आने के क्या कारण है, भूकंप से क्या बचाव हो सकता है, भूकंप के क्या प्रभाव है, भूकंप किससे मापे जाते हैं, इसका स्केल क्या होता है, तमाम प्रकार की चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन केवल एक शब्द के माध्यम से हम लोग भूकंप की इतने सारे आयामों को देख रहे हैं। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि शीर्षक वह सारगर्भित शब्द होता है जिसके माध्यम से गद्यांश के संपूर्ण आयामों को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हो। परीक्षा हॉल में अलग अलग गद्यांश के अलग अलग जो है शीर्षक विद्यार्थी के द्वारा लिखे जाते हैं, ऐसा पाया गया है। तो ध्यान रखना शीर्षक आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो इसके लिए बहुत मुझे लगता है कि मैंने जो समझाना चाहूँ आप समझ चुके हैं, और उसमें बहुत सारी बातें हैं नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा उतना लेक्चर को डिले बनाना नहीं चाहता, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सारांश की। सारांश किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना सारांश का अर्थ ही होता है सार धन अंश, अर्थात संक्षिप्तीकरण। निष्कर्ष के रूप में होता है, आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, 3
1/3 से 1/4 भाग जो है सारांश होता है, अर्थात आपका 20 से 25% जो है सारांश होता है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा ये तो हम लोग समझ लिए कि भाई यहाँ पर लिखा था, आपने बता दिया। अब थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में बताइए, जैसे दूध से क्या बनता है, दही, दही से क्या बनता है, मक्खन, मक्खन से क्या बनता है, घी। तो देख रहे हैं, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी। उसी प्रकार गद्य से क्या बनता है, सार, सार से क्या बनता है, अंश, और अंश से क्या बनता है, सारांश। तो ध्यान में रखना, हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि सारांश का मतलब ये होता है कि किसी भी गद्य का निष्कर्ष रूप या किसी भी गद्य का निष्कर्ष रूप संक्षिप्तीकरण, ऐसा हमें निष्कर्ष या संक्षिप्तीकरण करना है कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन न हो पाए। हमें लेखक के द्वारा कही हुई भाव, विचार और उसकी मन स्थिति को रिप्रेजेंट करना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम सारांश करेंगे उसमें हम पूरे गद्यांश का 25 से 35% भाग हम उसको प्रेजेंट में करते हैं। तो शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सारांश का मतलब भी समझ चुके होंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि संक्षेपण किसे कहते हैं। देखिए, संक्षेपण का मतलब ये होता है कि निष्कर्ष नहीं होता। संक्षेपण जिसे कहते हैं, संक्षेप में आप अपने उत्तर को बताइए, संक्षेप में आप अपनी बातों को कहिए। तो संक्षेप का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा कर देना, अर्थात आकार में अनुपातिक रूप से कटौती कर देना, ठीक है। कही हुई बात को कहना है लेकिन आपको आकार में अनुपातिक रूप से क्या कर देना है, कटौती कर देना है। और जो है आपकी संक्षेपण में क्रमबद्धता होनी चाहिए। लगभग 32 से 35% आपको संक्षेपण में अपनी बात को कहनी होती है गद्यांश के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा मैं मानकर चलता हूं कि आप लोग संक्षेपण को भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं भावार्थ। भावार्थ किसे कहते हैं, तो किस प्रकार के भाव को प्रेरित करता है, ठीक है। अर्थात भावार्थ का मतलब ये है, गद्यांश के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में लेखक किस प्रकार के भाव को प्रकट करना चाहता है। इसकी शब्द सीमा की अगर हम बात करें तो टोटल 50% लगभग, अर्थात 1/2% जो है, सॉरी 1/2 अर्थात 50% हम लोग जो है भावार्थ में रिप्रेजेंट करते हैं। और भावार्थ की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, या तो फिर नकारात्मक या फिर सकारात्मक। ध्यान रखना, या फिर नकारात्मक या फिर सकारात्मक। सकारात्मक में जैसे दया हो सकता है, करुणा, प्रेरणा, उपदेश, वीरता, सहानुभूति। नकारात्मक में क्या हो सकता है, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, निराशा, चिंता, ठीक है। याद रखना, ये जो है भावार्थ की अपनी प्रकृति होते हैं। तो इतना हम लोगों ने अभी तक बात क्या किया कि जो हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा कि व्याख्या किसे कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बातचीत किया कि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं गद्यांश को, ठीक है। हम लोगों ने बातचीत किया कि हम लोग गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश में दो प्रश्न आते हैं, अर्थात दो गद्यांश आते हैं। प्रत्येक गद्यांश में 3-3 प्रश्न होते हैं और उससे संबंधित भावार्थ, उससे संबंधित प्रश्न, उससे संबंधित शीर्षक, उससे संबंधित व्याख्या, संक्षेपण और सारांश आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्न वास्तव में किस प्रकार से पूछा गया है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 2022 का ये प्रश्न पत्र है, ये देख सकते हैं गद्यांश आपको दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है, ऊपरी लिखित गद्य का आशय अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इस गद्य का आशय क्या है, ठीक है। उसके बाद अगला है, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए से क्या अभिप्रेत है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इस गद्यांश से संबंधित ये बेसिकली प्रश्न पूछा गया है। और लास्ट वाला प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करिए। अब जैसे मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिएगा कुछ जो ऐसे भाग है जिसको रेखांकित किया गया, ठीक है। कुछ ऐसे भाग है जो रेखांकित किया गया है और इस रेखांकित भाग की आपको व्याख्या करनी है। तो कैसे व्याख्या करनी है इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्या केवल एक ही जगह पर रेखांकित किया गया है या फिर और जगह पर रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर नीचे रेखांकित किया गया है और ऊपर कहीं पर भी रेखांकित नहीं किया गया। तो केवल हमें इतने भाग को व्याख्यायित करना है दोस्तों, इसको आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। ये तो हम लोगों ने पहला गद्य देखा। हम लोग दूसरे गद्य को देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। फिर दूसरे गद्य में कोई रेखांकित भाग नहीं है, तो इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट करिए। गद्यांश का संक्षेपण हमें करना है लगभग 1/3 शब्दों में, ठीक है। तो गद्यांश का संक्षेपण हमें करना है लगभग 1/3 शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन भी है। तो यहाँ पर अब 1/3 शब्द मतलब बहुत कम हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर नंबर कितना है दोस्तों, आप समझिए कि 20 नंबर टोटल देख सकते हैं। आपको 20 नंबर दिया जाएगा संक्षेपण के लिए। आप सोचिए कि आप जो है व्याख्या से भी कम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 20 नंबर दिया जा रहा है। तो संक्षेपण कोई सामान्य बात नहीं है। संक्षेपण का मतलब आप अगर समझ पाए होंगे तो यहाँ पर आप नंबर अच्छा खासा गेन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला गद्यांश है। यहाँ पर देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक भाग को रेखांकित किया गया, फिर दूसरे भाग को रेखांकित किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे भाग को रेखांकित किया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि अलग अलग भागों को भी रेखांकित करके आपसे व्याख्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रश्न कैसे पूछा गया है। देखिए, प्रस्तुत गद्य का भावार्थ लिखिए, ठीक है। इसको भावार्थ के बारे में पूछा गया, उससे संबंधित एक प्रश्न है। फिर उपयुक्त गद्यांश की व्याख्या करिए। मैंने जो बात बताई सारी की सारी बातें यहाँ पर वेरीफाई हो रही दोस्तों, ठीक है। तो शायद मैं समझ पा रहा हूँ कि आप इसको सहज महसूस कर पा रहे हो कि अभी तक हम लोगों ने जो बात जाना वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर सारी की सारी चीजें दी गई हैं। तो ये हम लोग 2022 के प्रश्न पत्र को देखें। अब 2021 के प्रश्न पत्रों को अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग मुझे दिखाई दे रहा है कि रेखांकित नहीं किया गया, तो फिर व्याख्या आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है, यहाँ पर उससे संबंधित एक प्रश्न है। फिर गद्यांश का संक्षेपण करिए, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली संक्षेपण आपको दिया गया है, तो संक्षेपण आपको बताना है इसका, ठीक है। फिर अगला देख सकते हैं गद्यांश है, यहाँ पर इसको भी रेखांकित नहीं किया गया, तो उससे संबंधित एक प्रश्न है कि इसका भावार्थ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न है, ठीक है। उससे संबंधित एक प्रश्न है। फिर उस पंक्ति की व्याख्या करनी, क्या उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कोई पंक्ति रेखांकित की गई है। तो यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंट करने में थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। ये चूंकि मैंने किसी किताब से लिया है, तो यहाँ पर ये जरूर हो सकता है कि शब्द थोड़े से यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से टेढ़ा दिया गया है। तो हो सकता है कि यहाँ इस वाले भाग का आपसे व्याख्या पूछा जा रहा है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। तो कुछ भी दे, मतलब अगर हम लोग कंसेप्ट समझ गए हैं तो हमें प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। फिर देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार किसी भी प्रश्न को आप देखिए, यूपीपीसीएस मेंस हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं कि गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या हो सकता है, उससे संबंधित प्रश्न है और गद्यांश का संक्षेपण करिए। आप किसी भी गद्यांश को देखिए, बेसिकली यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देख सकते हैं गद्यांश का भावार्थ क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न है और गद्यांश की जो है गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी है। आप किसी भी गद्यांश को देखिए, सारे के सारे गद्यांशों में यही प्रश्न बेसिकली आपसे पूछा गया। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप चीजों को क्लियर समझे। संक्षेपण करना है, शीर्षक बताना है, उससे संबंधित प्रश्न है, ठीक है। क्या है, कुछ भी तो नहीं है, बस भारी भरकम शब्दों के साथ आपको डराया जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए गद्यांश का भावार्थ बताना है, उससे संबंधित एक प्रश्न, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी है आपको।
मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाइए। फिर देखिए इस गद्यांश में भी बात वही कही जा रही है कि उचित शीर्षक क्या हो सकता है, उससे संबंधित एक प्रश्न है, संक्षेपण यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर से देखिए यहाँ पर भावार्थ बताना है, उसके बाद यहाँ पर उससे संबंधित एक प्रश्न है, फिर रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो हम लोग इस बात से क्या समझे कि अगर गद्यांश के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, क्या अगर गद्यांश के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है तो इस बात को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा कि गद्यांश से संबंधित भावार्थ क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, शीर्षक क्या होता है, व्याख्या क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, सारांश क्या होता है। जब हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ जाएंगे तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पूछे वह केवल प्रैक्टिस मात्र का रह जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे तो अब केवल आपके प्रैक्टिस मात्र का रह गया होगा। अब जैसे 2-3 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भैया आप तो केवल दिखा रहे हो कि देखिए ऐसे होता है। भाई मैंने कंसेप्ट बताया, मैंने दिखाया कि देखिए ऐसा ऐसा होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें प्रत्येक गद्यांश का आप मॉडल उत्तर बना कर दो, हमें बताओ और हमें इस बात का एहसास दिलाओ कि आप जो बोल रहे हो वास्तव में आप ऐसा करके दिखा सकते हो, इस गद्यांश का ऐसा उत्तर हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो, फिर हम भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये ना थोड़ा सा वो लोग होते हैं जो केवल रोज स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पढ़ते कम स्टडी ज़्यादा बनाते हैं। वो मतलब इस प्रकार के लोग होते हैं कि आज वो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कल वो लोग यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कुछ महीने तैयारी करते हैं, फिर जो एसएससी पर आ जाते हैं, फिर जो चपरासी उसके बाद तो तैयारी ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत सारी बातें नहीं जानना है आपको। अगर इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी तो केवल प्रैक्टिस मात्र का साधन है। और कोई सा भी आप कहीं पर भी किसी भी संस्था का आंसर राइटिंग अगर आप बैच ज्वाइन किए हैं तो उसको ज्वाइन करके आप यहाँ पर लेखन स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ पर जो भी वो लोग सलाह देते हैं, जो भी गलती आपको बताते हैं, आप उसमें सुधार करिए, उसको ऐड करिए, चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। तो गद्यांश से संबंधित हम लोग इतनी सारी बातों को देखिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इतनी सारी बातों को समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग किसके बारे में बातचीत करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो दूसरा टर्म देखने वाले हैं वो है आपका पत्र। ठीक है, हम लोग जो दूसरा टर्म देखने वाले हैं वो है आपका पत्र। तो दो पत्र से संबंधित आपके दो प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 20 नंबर के। ठीक है, टोटल 20 नंबर के आपसे दो प्रश्न पत्र से संबंधित पूछे जाते हैं। और उस प्रश्न में क्या होता है तो उस पत्र की परिभाषा पूछा जा सकता है, उस पत्र का प्रारूप पूछा जा सकता है, उदाहरण, विशेषता और महत्व आपसे पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार के पत्रों से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो याद रखना, या तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र हो सकता है, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, तार लेखन, कार्यालयीय आदेश, अधिसूचना या विज्ञप्ति, परिपत्र या अनुस्मारक से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भैया हमें जब ये पता होगा कि सरकारी पत्र किसे कहते हैं, सरकारी पत्र का प्रारूप क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं, जब हम इन सारी बातों को समझ कर जानेंगे, मैं शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान, समझ कर अगर आप जानते हैं तो आप इस प्रकार के आए हुए प्रश्नों से संबंधित कोई भी प्रश्न सहज तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बेहतर कंसेप्ट के साथ एक बेहतर चीज को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार आ चुका है क्या, यूपीपीसीएस मेंस सामान्य हिंदी के लिए हैंड राइटिंग नोट्स सीरीज 49 रुपीज में आपको दी जा रही है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको 49 रुपीज में व्हाट्सअप नंबर पर दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, स्क्रीन पर जो है व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, और नहीं शो रहा तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, मैं यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिख दे रहा हूँ। क्या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9336। ठीक है, 9336 054 987। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। क्या 9336 054 987 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, इस वीडियो का थंबनेल आप स्क्रीनशॉट मारकर जब हमें व्हाट्सअप करेंगे तो इसका पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में दे दिया जाएगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप इसको लीजिए और लेने के बाद आप अपने समय को बचाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो बस 49 बहुत ज़्यादा नहीं होता दोस्त। आप इसको लेने के बाद स्पायरल में इसको एक तरीके से सेट करवाइए और उसके बाद आप इसी चीज़ को बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यही सोर्स सफिशियंट है, बट मुझे लगता है कि अगर आपका इस सोर्स से 10 नंबर भी मेरी तरफ से बढ़ता है तो मैं मानता हूँ कि एज मेरा वीडियो बनाना सफिशियंट रहा, मेरा इतना मेहनत करना सफिशियंट रहा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो है मुझे काम करने में टोटल 5 दिन का समय लगा। आप देख सकते हैं वीडियो में लगभग कई दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो टोटल मुझे 5 दिनों का समय लगा। और अभी तो शुरुआत है, अभी आप जो देखोगे पीछे नीचे ना, मतलब मैं क्या बताऊं, आप खुद सोचोगे कि वास्तव में यार कंटेंट का क्या लेवल है। यूट्यूब पर ऐसा पहली बार किसी ने इतना मेहनत करके आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप थोड़ा सा मन से पढ़िए। ठीक है, बाकी क्या होता है, कोर्स सबको बेचना होता है, पेड कोर्स। तो भाई अब हमारे पास उतना बड़ा संसाधन तो है नहीं कि हम कोर्स बेचना शुरू कर दें, लेकिन हाँ जितना प्रयास है उतना करता हूँ। और थोड़ा सा चार्ज इसलिए है ताकि मैंने मेहनत किया है, तो अगर आपको मेरी मेहनत पर थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं, उसमें ठीक मेहनत किया है मैंने, तो आप ये जो है इसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, आइए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले पत्र लेखन में सरकारी पत्र के बारे में बातचीत करेंगे कि वास्तव में सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते किसे हैं। देखिए, शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को द्विआयामी रूप में किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित किया जाता है। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार ये शब्दों का जो है ऐसा प्रयोग हुआ है कि मैं अगर इसको याद करूँ तो कुछ समय बाद तो मैं भूल जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर आइए थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि मैं हर टर्म को कंसेप्ट के साथ, तर्क के साथ बातचीत करूंगा। देखिए जो शासकीय पत्र होता है ये किसी पद से किसी पद को जाता है। आप पहले एक माइंड में फिट करिए, ये जो शासकीय पद होता है, पत्र होता है, ये किसी एक पद से दूसरे पद को जाता है। ठीक है, पद से ही पद को जाता है, किसी पद से किसी विभाग, किसी अधिकारी को नहीं जाता। ठीक है, याद रखना क्या, पद से पद को जाता है। ये पत्र जो है द्विआयामी होता है, जैसे सीनियर से जूनियर की तरफ जा सकता है, या जूनियर से सीनियर की तरफ जा सकता है, या फिर सीनियर से सीनियर की तरफ जा सकता है, या फिर जूनियर से जूनियर की तरफ जा सकता है। तो ये जो पत्र होता है ये द्विआयामी होता है। ठीक है, इसकी जो विषय वस्तु होती है, या अर्थात ये पत्र किससे संबंधित होता है, तो किसी भी शासन के नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश से संबंधित होता है। ध्यान रखना क्या, अभी तक हम लोगों ने बात की कि पत्र जो है, ये जो शासकीय पत्र होता है किसी पद से पद की तरफ जाता है, यह द्विआयामी होता है, इसकी विषय वस्तु नीति, निर्णय, निर्देश और आदेश से संबंधित होता है।
इसकी भाषा कैसी होती है? तो इसकी भाषा औपचारिक होती है। ठीक है, इसकी भाषा औपचारिक होती है, अर्थात इसमें हम कृपया, कष्ट करें, निवेदन, आग्रह, अनुरोध, इन सारे भाषाओं का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इतनी बातों को समझ चुके होंगे। तो इस अब दोबारा आप इसको पढ़िए। क्या? दोबारा पढ़िए। शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद को द्विआयामी रूप में किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि वास्तव में जब हम इन सारी बातों को जानेंगे तो ये परिभाषा हमारे लिए तो केवल एक पढ़ने का मात्र काम रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, शासकीय पत्र की विशेषता क्या होती है दोस्तों? देखिए, जैसा कि शासकीय पत्र का उद्गम एवं गंतव्य सदैव किसी शासकीय पद से होता है। इसका संचालन सदैव द्विआयामी होता है, जैसे कनिष्ठ से वरिष्ठ की तरफ, वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ, समकक्ष स्तर के अधिकारियों के मध्य हो सकता है। इसकी विषय वस्तु सदैव किसी शासकीय नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्या है? इसकी भाषा सदैव औपचारिक होती है, अर्थात इसमें किसी भी अनौपचारिक शब्द जैसे कृपया, कष्ट करें, निवेदन, आग्रह, अनुरोध का प्रयोग नहीं किया जाता। इसकी शैली अन्य पुरुष की होती है। इसमें कल्पना, लोकोक्तियां, मुहावरा, अलंकार आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। संबोधन की शब्दावली सामान्यतः महोदय लिखी जाती है। ठीक है, ये सब इसकी विशेषता है दोस्तों। और उसके बाद देखिए सरकारी गजट में इसका प्रकाशन अनिवार्य होता है। यह अभिलेखीय महत्व के रूप में संरक्षणीय भी होता है। ठीक है, तो ये जो है सरकारी पत्र की अपनी विशेषता रही है। ठीक है, ये जो है ये सरकारी पत्र की विशेषता है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने विशेषता को भी देख लिया और उसके डेफिनेशन को भी देख लिया। अब बेसिकली सरकारी पत्र के प्रारूप को देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए ये जो हम लोग राइट साइड है, ठीक है, ये जो राइट साइड है यहाँ पर हम लोग पत्रांक संख्या लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? पत्रांक संख्या। तो अभी मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगा तो आप उदाहरण दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अभी आप प्रारूप को समझिए कि यहाँ पर राइट साइड में आपको पत्रांक संख्या लिखनी होती है। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह छोड़कर आप प्रेषक लिखेंगे। ये जो पत्रांक है इसकी जो सीधी लाइन वाली है इससे एक ही लाइन नीचे आप जस्ट क्या लिखेंगे? प्रेषक। ठीक है, प्रेषक लिखेंगे और प्रेषक के बाद जस्ट आपको कॉमा लगाना है। ये कॉमा ध्यान रखना कि प्रेषक के बाद क्या लगाना है आपको? कॉमा लगाना। उसके बाद ये प्रेषक मतलब जो पत्र भेजता है और प्रेषती मतलब जो पत्र प्राप्त करता है। फिर से सुन लीजिए, प्रेषक मतलब जो पत्र भेजता है और प्रेषती मतलब जो पत्र प्राप्त करता है। तो ये प्रेषक होता है जो भेजने वाला होता है, उसका नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर पद नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर शासकीय पता लिखेंगे। देखिए जो पद पर होता है किसी भी उसका शासकीय पता भी होता है तो उसका हम शासकीय पता लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम विराम चिन्ह लगाएंगे। इसको ध्यान रखना, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? विराम चिन्ह लगाएंगे। फिर जस्ट प्रेषक के नीचे ही यहाँ पर इसकी सीध में लिखते हैं सेवा में। ठीक है, अब इस सेवा में जो है हम प्रेषती के लिए जिस जो पत्र जो ये प्राप्त करेगा उसके संबंध में हम लिख रहे हैं। तो प्रेषती का पद लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर शासकीय पता, फिर यहाँ पर जो है खड़ी पाई कर देंगे। तो ये इतना काम हमें इस वाले भाग में करना है। फिर देखिए अनुभाग हम लोग लिखते हैं। देखिए जैसे विभाग होता है तो विभाग के जस्ट नीचे अनुभाग होता है, तो यहाँ पर हम लोग अनुभाग लिखेंगे। तो सेवा से थोड़ा सा लाइन को सटी हुई यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात सेवा से थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ जो है अनुभाग लिखा जाता है। फिर जस्ट अनुभाग के सीधी लाइन में यहाँ पर दिनांक और स्थान लिखा जाता है। और यहाँ पर जो है आप विषय जो है बीच में डालकर आप यहाँ पर अपने विषय को लिखिए। फिर विषय को लिखने के बाद यहाँ पर आपको खड़ी पाई लगाना है। फिर यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर 2-3 मिस्टेक कर दिए, सॉरी। ठीक है, ये जो विषय है ना, ये विषय आपको सेवा के सीध में ही होना चाहिए। ठीक, ये विषय यहाँ पर सेवा के सीध में होनी चाहिए। तब आपको यहाँ पर लिखने के बाद अभी मैं प्रारूप भी दिखाऊंगा, यहाँ पर खड़ी पाई लगानी है। फिर जो महोदय है ये भी आपको ये सेवा के जस्ट एकदम लाइन में होना चाहिए। तो ये महोदय लगभग यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से होना चाहिए महोदय। और लिखने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे। फिर मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ध्यान रखना क्या ये पंक्ति आपको रट डालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 मिस्टेक यहाँ पर हुआ था तो ध्यान रखना यहाँ से रहेंगे। ठीक है, यहाँ से रहेंगे, ये बहुत थोड़ा सा राइट साइड चला गया, इसको ध्यान रखना। और महोदय लिखने के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ये पंक्ति आपको रट डालनी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मुझे आपको यह कहने का निर्देश हुआ है कि फिर जो बातें हैं उसको कहेंगे, फिर खड़ी पाई करेंगे। अच्छा, जब दूसरी पंक्ति चूंकि पहली जब हम लिखते हैं, जब हम अपनी पहली बात को लिखते हैं यहाँ पर, तो पहली बात में हम कोई अंक नहीं डालते। लेकिन जब हम दूसरी बात को लिखते हैं तो जहाँ से पहली जिस सीध से हम लोग पहली बात को कहना स्टार्ट किए हैं उसी के सीध में हम लोग दूसरी बात को कहेंगे। तो यहाँ पर नंबर 2 डालकर आप यहाँ पर अपनी बात को लिखेंगे। फिर जो है बात खत्म होने पर आप यहाँ पर विराम का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर संलग्नक एक होता है संलग्नक, तो संलग्नक हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोष्ठक में हम जितने लोगों को भेज रहे हैं अर्थात संलग्नक कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग उसके अंक को लिखते हैं। तो 1, फिर यहाँ पर जिसको भेजा जा रहा है उसको करेंगे, फिर 2, फिर यहाँ पर करके इसको हम लोग विराम चिन्ह लगा देंगे। और इसके जस्ट बगल में, ठीक है ध्यान रखना क्या, इसके जस्ट बगल में अर्थात संलग्नक के जस्ट बगल में ही हम लोग इसके जस्ट सामने हम लोग भवदी लिखते हैं। और हस्ताक्षर होता है, उसका नाम होता है, अर्थात प्रेषती का हस्ताक्षर होता है, प्रेषती का नाम होता है। तो नाम याद रखना हमेशा कोष्ठक में होगा। क्या? नाम हमेशा कोष्ठक में होगा। उसके बाद पद नाम के बाद आपका विराम चिन्ह हो जाता है। अगर मान लीजिए ये पत्र किसी और को भी भेजा जाना है, इसकी प्रतिलिपि अर्थात फोटोकॉपी, छाया प्रति कह सकते हैं आप, किसी और को भी भेजा जाना है तो आप लिखेंगे निम्नलिखित अर्थात प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। तो किसको किसको भेजेंगे नंबर डालकर आप यहाँ पर खड़ी पाई लगाते आप करते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर राइट साइड में आप लिखेंगे आज्ञा से, हस्ताक्षर होगा, फिर यहाँ पर नाम आप लिखेंगे। ठीक है, नाम कोष्ठक में होगा, फिर उसके बाद पद नाम और उसके बाद यहाँ पर आप खड़ी पाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो है शासकीय पत्र का बेसिकली प्रारूप होगा। ठीक है दोस्तों, ये शासकीय पत्र का क्या हो गया? बेसिकली प्रारूप हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सारी बातों को समझ चुके होंगे। मैं फिर से दोबारा रिपीट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देखिए, और मैं जब पीडीएफ आपको दूंगा तो पीडीएफ में सारी बातें क्लियर रहेंगी। अब देखिए उसके बाद हम लोग शासकीय पत्र के महत्व को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर महत्व से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम गलत ना करें। इस पत्र के माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार का संपादन किया जाता है। शासकीय कार्य व्यवहार में शासन से जुड़े नीति, निर्णय, आदेश, निर्देश आदि होते हैं। दूसरा जो महत्व है वह पदीय दायित्व का निर्वहन करने के लिए अधिकारी द्वारा इस पत्र का उपयोग किया जाता है। यह पत्र सदैव एक अभिलेखीय रूप में संरक्षित होता है। तो ये इसके 3 महत्व आपको लिखने होंगे दोस्तों। ये उसके उदाहरण है, हैंड राइटिंग नोट्स में इसके उदाहरण है, तो आप इसको देख लीजिएगा जब मैं पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है, जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसका उदाहरण, चूंकि मैंने जब प्रारूप बता दिया तो फिर उदाहरण बताने का कोई औचित्य नहीं
ही रह गया। यहाँ पर टाइप फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर टाइप फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको प्रारूप दिया गया है और मैंने जो बातें कही वो सारी बातें यहाँ पर पत्रांक लिखना है, फिर उसके जस्ट ये लाइन, एक नीचे लाइन प्रेषक, फिर कॉमा, फिर नाम, फिर कॉमा, फिर पद नाम, फिर कॉमा, फिर शासकीय पता, फिर विराम चिन्ह, फिर प्रेषक के जस्ट नीचे सेवा में, फिर कॉमा लगाना है, फिर पद नाम, फिर कॉमा, फिर उसके बाद शासकीय पता, फिर यहाँ पर विराम चिन्ह, फिर अनुभाग थोड़ा सा सेवा से हटकर राइट लेफ्ट साइड में होकर अनुभाग लिखना है, फिर अनुभाग के जस्ट सीधी में दिनांक और स्थान लिखना है, फिर उसके बाद विषय आपको सेवा के जस्ट सीध भी लिखना है, फिर महोदय भी आपको सेवा के जस्ट सीध भी लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाते हुए उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि करते हुए, फिर यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है आपने जहाँ से शुरुआत की पहली पंक्ति उसके सीध में नंबर डालते हुए आप अपनी बात को कहेंगे, उसके बाद संलग्न यहाँ पर डालते हुए भवदी हस्ताक्षर वगैरह करते हुए, पद नाम लिखते हुए प्रतिलिपि को आप लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए आज्ञा से सारी बातें कहते हुए आप यहाँ पर एक पत्र के प्रारूप को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे संबंधित एक व्याख्या उदाहरण भी हमने दे दिया है, ठीक है, इससे संबंधित हमने एक उदाहरण भी दिया है, तो आप इस उदाहरण को देख लीजिएगा जब मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो देखिए जिस प्रकार हम लोग सरकारी पत्र को देखे हैं उसी प्रकार से अर्ध सरकारी पत्र आलेखन का प्रारूप होता है, जिसके द्वारा प्रायः देखिए प्रायः शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गलती से हटा मत दीजिएगा। क्या? अर्ध शासकीय पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप सॉरी औपचारिक नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना औपचारिक शब्द नहीं लगाना है, मैं देखिए शब्दों पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ध्यान रखना अर्थशास्त्रीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है, औपचारिक नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो भाषा होती है अनौपचारिक होती है, ठीक है, तो औपचारिक आपको नहीं लगाना है। अर्थशास्त्रीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसके द्वारा प्रायः समान स्तर के अधिकारी अथवा एक अधिकारी किसी शासकीय व्यक्ति से शासकीय कार्य व्यवहार से किसी भी मामले पर संपर्क स्थापित करता है, ठीक है। तो ये जो है अर्थशास्त्रीय पत्र का डेफिनेशन था। फिर इसके उद्देश्य क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। किसी मामले पर विशेष ध्यान देकर शीघ्र कार्य नियताप करवाना, ठीक है, अर्थात निपटान करवाना। फिर यहाँ पर दूसरा, किसी कार्य संपादन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित कर संबंधित सूचना का संप्रेषण करना होता है। किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति, ठीक है, निजी सम्मति के लिए इस पत्र का जो है कार्य व्यवहार किया जाता है। फिर अगला जो महत्व है वो है जब किसी विषय वस्तु को गोपनीय रखना होता है, तो इस पत्र के माध्यम से हम लोग वार्ता वो लोग करते हैं शासकीय व्यवहार के लिए। उसके बाद अगला विशेषता, अर्थशास्त्रीय पत्र की विशेषता क्या है, तो यह पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, न कि किसी एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को लिखा जाता है। ये इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है, पत्र की विषय वस्तु के रूप में शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं, आदेश, निर्देश इत्यादि में निहित होती हैं। विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण तथा बैठक इत्यादि आहूत कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है शैली, ठीक है, इसकी शैली कैसी होती है, तो एक वचन उत्तम पुरुष अनौपचारिक शैली में होती है। संबोधन तो कहते हैं संबोधन में प्रिय श्री महोदय लगाते हैं हम लोग, ठीक है। समापन की हम बात करें तो सादर और ससम्मान शब्द से हम लोग जो है इस पत्र का समापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके महत्व को, उद्देश्य को देखा, विशेषता को देखा। अब हम लोग इसके महत्व को देखते हैं, ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो शासन के भीतर बैठे अधिकारीगण अपने विवेक का उपयोग करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ये इसका महत्व है। इससे शासन के भीतर और बाहर दोनों जगह संपर्क स्थापित कर अन्य की अपेक्षा काफी विस्तृत सीमा जो है इसकी होती है, किसकी, अर्धसरकारी पत्र की। उसके बाद अगला है, इस पत्र के माध्यम से शासकीय कार्य के लिए या शासकीय कार्य के विषय में ठीक है, आम जन का सहयोग भी लिया जा सकता है, अर्थात आप किसी आम व्यक्ति से भी सहयोग ले सकते हैं। चौथा है, यह पत्र सदैव अभिलेखी रूप में होता है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। अगर हम लोग अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखते हैं, उसके बाद कार्यालय का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्थान और दिनांक, ठीक है। तो राइट साइड में हम लोग अर्ध सरकारी पत्र संख्या लिखते हैं, फिर कार्यालय का नाम लिखते हैं, फिर स्थान लिखते हैं, उसके बाद दिनांक, और जस्ट इसके स्थान के जस्ट सीध पर नाम लिखते हैं। तो किसका नाम, तो कहेंगे प्रेषक का नाम, जो पत्र भेजता है उसका नाम लिखते हैं और उसके जस्ट नीचे पद लिखते हैं और विराम चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसके बाद विषय लिखते हैं, विषय लिखने के बाद यहाँ पर विराम चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिय श्री महोदय, जैसा कि हम लोगों ने विशेषता में देखा था, तो प्रिय श्री जो महोदय होगा ये जैसे पद के सीध में होगा प्रिय श्री महोदय, ठीक है। यहाँ पर प्रिय श्री महोदय लिखने के बाद फिर यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे यह अपेक्षा है कि, यह भी लाइन एकदम रटी होनी चाहिए, प्रिय श्री महोदय उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे यह अपेक्षा है कि, उसके बाद अपनी बात को कहेंगे, फिर उसके बाद खड़ी पाई लगा देंगे। फिर अगर आपको दूसरी बात कहनी होगी तो यहाँ पर नंबर 2 डाल के चूंकि इसके सीध में फिर अपनी बात कहेंगे, फिर खड़ी पाई लगाएंगे। फिर जब पूरी बात हो जाएगी उसके बाद बीच में आपको लिखना होगा ससम्मान या फिर सादर, केवल एक ही लिखना होगा, या तो केवल आप ससम्मान लिखेंगे या तो फिर केवल आप सादर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में फिर से देखिए भवनिष्ठ, भवदीय नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे भवनिष्ठ, उसके बाद हस्ताक्षर, उसके बाद नाम ये कोष्टक में होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसके सीध में संलग्नक होगा, आप यहाँ पर 1-2 नंबर डालकर इसको लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रेषती का नाम जो प्राप्त करेगा उसका नाम होगा, तो नाम लिखने के बाद जस्ट कॉमा लगाएंगे, फिर पद नाम, सॉरी उसके पद, उसके बाद कॉमा, फिर शासकीय पता, ठीक है। उसके बाद खड़ी पाई हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर प्रतिलिपि आप लगाएंगे तो वैसे ही प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, एक तो जो भी आप लगाएंगे, उसके बाद आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम पुस्तक में, उसके बाद पद नाम यहाँ पर देने के बाद आप खड़ी पाई लगा देंगे। तो ये टोटल जो है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप रहा दोस्तों, ठीक है। इसका जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको इतना सहज होगा, यकीन मानना, आप जब निकलवा कर इसको पढ़ोगे या फिर ऐसे ही पढ़ोगे तो मतलब मैं बता नहीं सकता कि आप क्या फील करोगे। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। अब चूंकि जब मैंने प्रारूप समझा दिया तो उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए पीडीएफ में मैंने डाला हुआ है प्रिंट फॉर्म में, ये मैंने बताना भूल गया कि यहाँ पर मुहर भी होता है, ठीक है, ये मुहर भी होता है। तो प्रिंट फॉर्म में ये आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर है कि यहाँ पर हम लोग प्रेषती का डिटेल डालते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर प्रेषक का डिटेल डालते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रेषक का डिटेल डालते हैं दोस्तों। तो सबके बारे में यहाँ पर हमने जो है आपको पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। कोई भी अलग से रिसोर्सेज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, जो अलग से रिसोर्सेज होगी मैं उसको बताऊंगा, लेकिन हाँ गद्यांश के लिए, पत्र लेखन के लिए कॉन्टेंट कॉन्सेप्ट इतना ही है, बाकी प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रेफर कर सकते हो या फिर किसी भी कोचिंग का मटेरियल आप ले सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर उदाहरण है अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित, ठीक है। फिर 2 उदाहरण हम लोगों ने दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कई बार अंतर पूछा जाता है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है। तो ध्यान रखना, जो सरकारी पत्र होता है वो दोस्तों आपका पद से पद को जाता है, ठीक है। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है यह किसी अधिकारी व्यक्ति के स्तर से जाता है, ठीक है। यह किसी अधिकारी व्यक्ति के स्तर से जाता है। विषय वस्तु कैसी होती है, तो इसका विषय वस्तु जो होता है सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण से संबंधित होता है। इसका जो विषय होता है यह जो है एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी का किसी विषय पर ध्यान आकृष्ट कराने हेतु इसका जो है विषय वस्तु होता है। जो सरकारी पत्र होता है इसकी शैली क्या होती है, इसकी शैली क्या होती है, तो अन्य पुरुष की होती है, और ये जो औपचारिक शैली में होती है, ये जो उत्तम पुरुष में होती है, और अनौपचारिक इसकी शैली होती है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं। इसमें अर्ध सरकारी पत्र में है अधिकारीगण व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासकीय समस्याओं का निराकरण करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए उद्देश्य और संबोधन। अब देखिए संबोधन के बारे में क्या है, तो कहेंगे पत्र का संबोधन औपचारिक शब्दावली महोदय से शुरू होता है, उसके बाद समापन में कोई भी औपचारिक शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें संबोधन अनौपचारिक शब्दावली प्रिय श्री महोदय के साथ शुरू की जाती है, और समापन जो है ये आदर सूचक शब्द, इसमें सादर या फिर ससमान शब्द से इसका समापन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, ये इसका डिफरेंस रहा, ठीक है। बाकी मैं PDF दे दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ समानताएं हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर कि दोनों पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय प्रयोजनार्थ होती है। दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम और तीव्र होती है। दोनों पत्र सदैव अभिलेखीय महत्व के होते हैं। दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में अनिवार्य होता है। दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव होता है। दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। तो बेसिकली ये इसकी कुछ समानताएं हैं, ठीक है। उसके बाद परिपत्र किसे कहते हैं, तो परिपत्र किसे कहते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए परिपत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसके माध्यम से समान प्रकार की सूचनाएं जो शासकीय कार्य व्यवहार से संबंधित होती हैं एक स्थान से उद्गमित होकर अनेक स्थानों अर्थात अनेक गंतव्यों तक पहुंचती हैं। तो इसमें भी बहुत कुछ नया नहीं है, बस इतना ही है कि कोई भी हो, चाहे वो सरकारी पत्र हो चाहे अर्ध सरकारी पत्र हो, परिपत्र का मतलब केवल ये है कि वह केवल एक स्थान से उद्गमित होता है और कई स्थानों तक यह प्रेषित होता है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसकी कुछ जाल होते हैं। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, तो यह सदैव एक पद अधिकारी के स्तर से उद्गमित होकर एक साथ अनेक गंतव्यों तक प्रेषित किया जाता है, अर्थात इसका प्रेषक एक होता है किंतु एक साथ कई प्रेषित तक पहुंचता है। ये इसकी पहली विशेषता रही। दूसरी विशेषता क्या है, इसकी विषय वस्तु शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी होती है। इस पत्र को जिस प्रारूप में भेजा जाता है यह उसी के भाषाई और शैलीगत वैशिष्ट को धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं रही। इसका महत्व क्या है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी महत्व के बारे में बातचीत करें तो इसके प्रयोग से कार्यालयी व्यवहार में एक रूपता आती है, ठीक है। इसके प्रयोग में कार्यालयी कार्य व्यवहार में एक रूपता आती है। दूसरा है समान प्रकार की सूचनाओं से सभी अधिकारी या कर्मचारी को अवगत कराया जाता है, ठीक है। अर्थात पत्र चूंकि कोई एक व्यक्ति भेज रहा है तो कई जो है विभाग या कार्यालय में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से इसका महत्व हो जाता है। फिर यहाँ पर अधिसूचना के बारे में थोड़ा सा PDF जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बात है नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आप इसका प्रारूप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसके प्रारूप देख सकते हैं, ये जो आपका परिपत्र है इसके प्रारूप आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी प्रारूप के बारे में थोड़ा सा मैं समझा दूं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका सहारा लूंगा, जिसे देख सकते हैं। अब इसके थोड़ा सा प्रारूप को समझिए, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग से लग गया था, ठीक है। अधिसूचना के बारे में वो PDF लग गया था, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं इसको एडिट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए जो इसका प्रारूप है बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, और परिभाषा। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में संख्या लिखते हैं, तो किसकी, तो कहेंगे पत्र संख्या। फिर यहाँ पर प्रेषक का नाम, फिर कॉमा, फिर नाम, पद नाम, शासकीय पद। अब देखिए आइडिया सबको है। फिर प्रेषक के जस्ट नीचे सेवा में, फिर कॉमा, फिर समस्त पद, शासकीय पता, फिर अनुभाग, फिर इसके जस्ट सामने दिनांक स्थान, ठीक है। फिर विषय लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं महोदय, फिर उपयुक्त विषय के संदर्भ में निर्देश करना है कि, सारी चीज़ें वही रहेंगी। फिर दूसरा नंबर डालकर लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शासकीय पत्र की तरह इसका प्रारूप है, ठीक है। तो परिपत्र में केवल यही बात है कि अर्ध सरकारी पत्र हो चाहे सरकारी पत्र हो, इसका केवल एक ही मतलब होता है कि यह केवल एक जगह से निकलेगी और अनेक गंतव्यों तक यह जाएगी, ठीक है। इसका उद्गम एक जगह से होगा और अनेक गंतव्यों तक यह जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है PDF में, आप इसको देख लीजिएगा। कार्यालय पत्र के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, केवल डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के बाद जस्ट हम लोग प्रारूप देखेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। इसकी परिभाषा को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्यालयी आदेश आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप होता है जिसमें किसी एक कार्यालय के शीर्ष अधिकारी तथा अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र निर्गत करके वहां पर अनुशासन, सेवा शर्तों संबंधी, पदोन्नति, अवकाश, अवनति, स्थानांतरण जैसे कार्य संपादित किए जाते हैं। तो ये इसका बेसिकली डेफिनेशन हुआ। फिर इसका महत्व आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं PDF दूंगा, इसका महत्व आप पढ़ लीजिएगा। इसका प्रारूप देखिए, ठीक है। इसका प्रारूप देखिए, बीच में इसका विभाग लिखा जाता है, अनुभाग लिखा जाता है, संख्या लिखा जाता है, दिनांक स्थान लिखा जाता है, कार्यालय आदेश संख्या लिखा जाता है। फिर यहाँ पर आप हेडिंग डालकर कार्यालय आदेश, फिर उसके बाद अपनी बातों को कहते हैं श्री, फिर जिसका नाम रहेगा उसको लिखेंगे। वो आदेशित किया जाता है कि, इसके बाद आप अपनी बात को कहेंगे, ठीक है। ये इसमें जो बात रहेगी कहा जाएगा। फिर दूसरा जवाब लिखेंगे तो दूसरा नंबर डालकर तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें, चूंकि यह आदेश है इसलिए ये इस प्रकार से कही जा रही है। फिर यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर रहेगा, प्रेषित का नाम रहेगा कोष्टक में, पद, उसके बाद प्रतिलिपि, अगर अन्य को प्रेषित किया जाएगा तो 1-2 डालकर आप यहाँ पर खरीपाई कर देंगे। फिर आज्ञा से हस्ताक्षर नाम कोष्टक में, फिर उसके बाद पद नाम, सारी चीजें वही हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसमें चेंजेस हैं। विशेषताएं आप पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूंगा PDF में। फिर देखिए कार्यालय आदेश के प्रारूप, बेसिकली सारी चीजें वही हैं जो मैंने बताया, ठीक है। फिर उसके उदाहरण मैंने दिया है, यहाँ पर आप देख लेंगे।
अधिसूचना किसे कहते हैं? अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि अधिसूचना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सरकार की किसी योजना, कार्य योजना के संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सूचना विज्ञप्ति कहलाती है। विज्ञप्ति को ही अधिसूचना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका डेफिनेशन रहा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अधिसूचना, ठीक है, अधिसूचना का जो है प्रारूप क्या होता है, तो जस्ट वैसे ही होता है, विभाग, अनुभाग, संख्या, दिनांक, स्थान, विज्ञप्ति यहाँ पर डालेंगे। फिर एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये आपको लाइन रटनी है और यही लिखना है कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, उसके बाद आप अपनी पूरी बात को यहाँ पर कहेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप अपनी पूरी बात को यहाँ पर कहेंगे, उसके बाद खड़ी पाई, फिर जब आप दूसरी बात कहेंगे तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पर खड़ी पाई आप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका कुछ प्रारूप है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर हम फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या हस्ताक्षर करना होगा, फिर नाम लिखना होगा, पदनाम। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आदर सूचक शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर आप हस्ताक्षर करेंगे, फिर उसके बाद नाम, फिर उसके बाद पदनाम लिखेंगे। प्रतिलिपि भेजना होगा तो प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित 1 2 जो भी आप करेंगे, फिर बाकी सारे वही काम रहेंगे। आज्ञा से हस्ताक्षर, ठीक है, उसके बाद नाम कोष्टक में, फिर पदनाम। ठीक है, तो ये इतने काम आपको करना है। फिर देखिए यहाँ पर वही चीज़ आपको दिया गया पीडीएफ के रूप में दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिकली, उसके बाद तार लेखन की बात करें तो अभी तक प्रश्न तो नहीं आया है, बट इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा कि तार अत्यंत आवश्यक होने पर संक्षिप्त सुस्पष्ट कूट भाषा का प्रयोग करते हुए, या यहाँ पर रहेगा यहाँ पर रहेगा या कूट भाषा का प्रयोग करते हुए डाक द्वारा भेजा जाने वाला एक संदेश है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा रही और इसका जो है प्रारूप कुछ इस प्रकार से रहा। देख सकते हैं यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे, फिर प्रेषक में जो भी पद रहेगा उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पर शासकीय पता लिखेंगे, फिर सेवा में, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो जिसको भेजा जा रहा है उसका आप डिटेल यहाँ पर लिखेंगे, दिनांक डालेंगे राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पर आप विषय लिखने के बाद फिर अपनी बात को कृपया करके कहना शुरू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे आप, उसके बाद आपका नाम कोष्टक में होगा, फिर पदनाम। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिकली आपका जो है पत्र से संबंधित सारी बातें हैं। पीडीएफ में सारी बातें आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। बस मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पत्र को लेकर थोड़ा सा डिले न हो पाए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए, अधिसूचना किसे कहते हैं, फिर अधिसूचना से संदर्भित एक प्रश्न है, परिपत्र किसे कहते हैं उससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया, उसका प्रारूप तैयार करना है। फिर उसके बाद देखिए अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसका प्रारूप आपको बनाना है। फिर देखिए इसमें सरकारी पत्र के लिए आपको जो है प्रारूप बनाना है। फिर यहाँ पर देखिए अगला है कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, तो इसका प्रारूप आपको बनाना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। फिर देखिए कोविड-19 के सरकारी जो है पत्र के लिए यहाँ पर आपको प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अगला परिपत्र किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश का परिचय दीजिए। ये इसी से संबंधित, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप उसको कर लेते हो तो फिर इससे बाहर आपके प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। फिर यहाँ पर अधिसूचना किसे कहते हैं इसको परिभाषित करते हुए इसके प्रारूप को तैयार करना है। स्वास्थ्य विभाग अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं आप सरकारी पत्र के बारे में यहाँ पर आपको जो है ये प्रारूप तैयार करनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, मैं आपको जो दिखा दे रहा हूँ कि जिला कलेक्टर सरकारी पत्र का आपको प्रारूप तैयार करना है, जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर भी सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद विलोम शब्द यहाँ पर आता है। ठीक है, क्या विलोम शब्द, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विलोम जो है 10 आता है, टोटल 10 अंक के होते हैं। तो देखिए विलोम तो इसमें तो कोई नियम है नहीं, विलोम मतलब उल्टा, अर्थात जैसे सही है तो सही का विलोम क्या होगा, गलत होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विलोम का जो है, यहाँ पर थोड़ा सा फिर से मैं बता दूँ, कुछ लोग नए कराए हैं तो हैंड राइटिंग नोट्स जो है 49 रुपीज़ में आपको यूपीपीएससी मेंस के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर जो लोग इच्छुक है तो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने इसमें पीडीएफ लगाया है, जो आपका विलोम शब्द है इसके लिए मैंने पीडीएफ लगाया है। जैसे इसके लिए मैं एक बुक रेफर करना चाहूँगा, उस बुक का जो नाम है वो है आपका आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की जो थ्योरी वाली बुक आती है या वस्तुनिष्ठ वाली बुक, आप उसको लेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें विलोम, ठीक है, विलोम सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ में लगा दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पीडीएफ में लगाया है कि विलोम जो प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे विपन्न का अमीर, महत्ता का लघुत्ता, स्तुत्य का निंद्य, विरल का सघन, शीर्ष का तल, समष्टि का व्यष्टि, अपराधी का निर्दोष, अवशेष का शेष, एकत्र का विकीर्ण, सद्भाव का दुर्भाव। उसके बाद यहाँ पर देखिए अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित, वादी का प्रतिवादी, आगमन का प्रस्थान, सज्जन का दुर्जन, सुपुत्र का कुपुत्र, राग का द्वेष, सपमुख का विमुख, सल्लज का निर्लज, उदात्त का अनुदात। देख सकते हैं ये कुछ विलोम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मैं उसको दिखा रहा हूँ। सुसुप्त की जागृत, पूर्व की पश्चिम, प्रसन्न का अप्रसन्न, परकी का स्वकी, महान का तुच्छ, ज्ञानी का अज्ञानी, लघु का दीर्घ, नीति का अनीति। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप शोक का हर्ष, विघ्न का निर्विघ्न। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला है आपका परिचित का अपरिचित, आपत्ति का अनापत्ति, पूर्ण का अपूर्ण, धरती का गगन, प्रिय का अप्रिय, जय का पराजय, विहित का अविहित, स्निग्ध का अस्निग्ध। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भय का अभय, शत्रु का मित्र। ठीक है, ये जो है कुछ विलोम शब्द जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए। आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का कृतघ्न, अज्ञ का विज्ञ, नैसर्गिक का कृत्रिम, अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत, सकर्मक का अकर्मक, मान का अपमान, घात का प्रतिघात, वैतनिक का अवैतनिक। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं बेसिकली। और देखिए ये जो ये प्रश्न है, ये जो है 2023 का जो है ये प्रश्न है, आप इसको खुद से करके करिएगा। ठीक है, आप इसका उत्तर देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं विलोम। और आदित्य पब्लिकेशन से, चूंकि मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, इस बुक को हमने देखा है, काफ़ी अच्छा बुक है, आप उसको देख सकते हैं। चूंकि अब तो प्रचार करने के लिए इस समय कौन हमको एडवर्टाइजमेंट देगा। ठीक है, इतना छोटा चैनल है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अब देखिए उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। जैसे अधिकतर, तो अधि क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, मैंने बताया था सारांश, तो सार धन अंश, तो ये अंश क्या है, ध्यान रखना, अंश क्या है, ये प्रत्यय है। तो उपसर्ग जो है वो किसी भी शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। आप इसके लिए फिर आदित्य पब्लिकेशन का बुक देख सकते हो। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन का बुक जो है आप इसके लिए देख सकते हो। बाकी जितनी भी उपसर्ग हैं सब यहाँ पर हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उपसर्ग देखने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके लिए भी आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर सारे उत्तर प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं 49 रुपीज़ में आपको दे दिया जाएगा पूरा पीडीएफ।
फिर वाक्य, शुद्धि और वर्तनी। तो यहाँ पर कुछ नियम्स मैंने लिखे, ठीक है, हालांकि सारे नियम्स तो नहीं है, बट यहाँ पर जितना भी संभव हो सका यहाँ पर मैंने नियम लिखा हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में। तो आप इसको अगर लेंगे ना तो देखेंगे, मतलब आपको फिर मजा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर सारे के सारे नियम लिखे गए, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर उसका प्रीवियस यहाँ पर मैंने डाल दिया है, जितने भी अभी तक यूपीपीएससी से पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर डाल दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरा, इसके लिए भी आदित्य पब्लिकेशन, उसके बाद मैंने सारा का सारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर डाल दिया, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डाल दी है, बस आपको लेकर केवल पढ़ना है, ठीक है। मैंने सारी बातें पढ़ी इसलिए मुझे बार बार दोहराना अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने